विश्वास एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह तोमर विश्वास एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली क्लास में हमने नदियों के बारे में जाना था, आज हम शुरू करने जा रहे हैं उन्हीं नदियों पर स्थित मध्य प्रदेश के प्रमुख झरनों के बारे में, क्योंकि मध्य प्रदेश की विभिन्न एग्जामों में आपको इन झरनों से संबंधित प्रश्न देखने को मिल ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इंदौर जिले के एक महत्वपूर्ण झरने तथा पिकनिक स्पॉट की, जिसे जाना जाता है पाताल पानी के रूप में। तो यह झरना कौन सा है? पाताल पानी झरना है। किस जिले में स्थित है? तो यह है इंदौर जिले में। कहाँ पर है? तो यह इंदौर जिले की जो महू तहसील है, वहीं पर आपको यह झरना देखने को मिलता है, पाताल पानी। यह इंदौर के एक महत्वपूर्ण पिकनिक स्पॉट के रूप में भी प्रसिद्धि हासिल कर चुका है। अब इसका नाम पाताल पानी क्यों पड़ा है? तो आइए जानते हैं क्यों पड़ा इसका नाम पाताल पानी। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे इस चित्र में, तो ये जो झरना है, इसका जल इस प्रकार से नीचे गिर रहा है और गिरते हुए इस कुंड में पहुंच रहा है। अब यह जो कुंड दिख रहा है, ये प्राकृतिक कुंड है। इसकी जो गहराई है काफी ज्यादा है और स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि इसकी गहराई अभी तक नापी नहीं जा सकी है। और यह इतना गहरा है कि इसका जल कहाँ तक जाता है? पाताल तक जाता है। कहाँ तक जाता है? पाताल तक जाता है। यही कारण है कि स्थानीय लोग इसे किस नाम से पुकारते हैं? पाताल पानी के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है। अब यह जो जल है, यह कहाँ से आ रहा है? तो यह बरसाती जल है। ठीक है। तो बरसाती जल है, पहाड़ों और आसपास के क्षेत्रों से ये जल इकट्ठा होकर आता है और इस प्रकार से झरने का निर्माण करता है। तो इस झरने का नाम क्या है? पाताल पानी। और किस जिले से संबंधित है? इंदौर जिले से संबंधित है। काफी बार एग्जाम में आ चुका है। और याद रखना, यह चंबल नदी के पास है। कहाँ पर है? चंबल नदी के पास है, लेकिन चंबल नदी पर नहीं है, चंबल नदी के पास स्थित है। कहाँ पर है? इंदौर जिले में है, महू तहसील के आसपास ये झरना पिकनिक स्पॉट के रूप में काफी प्रसिद्धि हासिल कर चुका है। ठीक। आगे बात करेंगे। तो आगे जो पाताल पानी की बात कर रहे हैं हम लोग, यह हम बता चुके हैं कि किस जिले में है। इंदौर जिले में। तहसील कौन सी लगती है? महू तहसील है। अब मैं आपको महू के बारे में भी बता देता हूँ। महू क्या है? MHOW, यह इसकी क्या है? स्पेलिंग है। महू का जो फुल फॉर्म होता है वह क्या है? मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार। क्या है? मिलिट्री मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर है। जब भी कभी भारत में किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति होती है और सैन्य कार्रवाई की जरूरत होती है, तो संपूर्ण भारत की जो सेना का जो नियंत्रण होता है वो कहाँ से होता है? महू से ही होता है। और इसके अलावा सेना की जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की कोर है, वह भी अपना प्रशिक्षण कहाँ से लेती है? महू से लेती है। तो काफी प्रसिद्ध स्थान है महू हमारी मिलिट्री एक्टिविटी के लिए भी। साथ ही साथ महू में एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम है भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारे संविधान का क्या किया है? अंगीकार किया है। तो वही कहाँ जन्मे हैं? महू में ही जन्मे। तो काफी प्रसिद्ध स्थान है। और किस जिले के अंतर्गत आता है? वह है हमारा इंदौर जिला। ठीक। आगे बात करेंगे, यह झरना किस प्रकार का है? तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, यह एक बरसाती जलप्रपात है। ठीक है। जो चंबल नदी के पास स्थित है। चंबल नदी पर नहीं है, लेकिन कहाँ पर है? चंबल नदी के आसपास स्थित है यह झरना। ठीक है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 300 फीट इसकी क्या है? ऊंचाई है। कितने फीट से गिर रहा है झरना? लगभग 300 फीट के आसपास से गिर रहा है। ठीक। काफी ऊंचा झरना है। आगे बात करें तो यह इंदौर जिले का एक महत्वपूर्ण पिकनिक स्पॉट भी है। मैंने बताया था आप लोगों को। तो यह एक पिकनिक स्पॉट के रूप में प्रसिद्धि हासिल कर चुका है, ना सिर्फ इंदौर में अपितु मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भी। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर अगला जो झरना है, वह झरना कौन सा है? आप दूसरी फोटो में देख रहे होंगे, यह है शीतला माता झरना। कौन सा? शीतला माता झरना। यह भी इंदौर जिले में ही स्थित है। कहाँ पर है? इंदौर में ही है। इंदौर के किस स्थान पर? तो यह इंदौर में मानपुर नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ पर 3 गुफाएं भी हैं। तो यहाँ पर क्या है? 3 गुफाएं भी स्थित है। कहाँ पर है? इस झरने के पीछे आपको ये खाली स्थान दिख रहा होगा, यही क्या है? 3 गुफाओं समूह का स्थान है। ये गुफा किसके लिए प्रयोग आती थी? तो पुराने समय में जब पिंडारियों का हमला हुआ करता था यहाँ पर, पिंडारियों का,
तो पिंडारियों के हमले से बचने के लिए जो स्थानीय व्यापारी या फिर जो मार्ग के यात्री हुआ करते थे, वे अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कहाँ आ जाते थे? इन झरनों, बरसाती झरनों के पीछे आ जाते थे, जिससे पिंडारी इन्हें खोज ना सके। तो उनसे बचने के लिए यह उनके लिए एक शरणा स्थली के रूप में भी प्रयोग लिया जाता था। तो यह इसीलिए भी प्रसिद्ध है शीतला माता झरना, कि पिंडारियों से अपनी रक्षा के लिए और उनके आक्रमण से अपनी रक्षा के लिए जो राहगीर हैं या स्थानीय व्यापारी हैं, वे यहाँ पर शरण लिया करते थे। तो यह तो बात थी शीतला माता जलप्रपात की। अभी कहाँ है? इंदौर के मानपुरा में स्थित है। आगे बात करेंगे शीतला माता के अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो ये है शीतला माता और ये है पाताल पानी। ठीक है, तो इनकी चर्चा हम कर चुके हैं। आगे अगला जो झरना है हमारा वह है मोहादी झरना। कौन सा? मोहादी झरना। यह भी कहाँ स्थित है? तो इंदौर में स्थित है। यह भी एक टूरिस्ट स्पॉट या पिकनिक स्पॉट के रूप में अपनी जगह बना चुका है। तो याद करते चलना है। हम प्रमुख तौर पर अभी किसके झरने देख रहे हैं? इंदौर जिले के झरने देखे। तो सबसे पहला हमने कौन सा देखा था इंदौर में? पाताल पानी। उसके बाद हमने देखा था शीतला माता और यह तीसरा है मोहादी झरना। ठीक है, आगे अगला जो झरना है वह है महेंदी कुंड। कौन सा? महेंदी कुंड। और दूसरा बामनिया कुंड। दो झरने हम यहाँ देख रहे हैं, एक है महेंदी कुंड और बामनिया कुंड। तो महेंदी कुंड यह भी इंदौर जिले में स्थित है, पाताल पानी के ही नजदीक है। कहाँ पर है? पाताल पानी के ही पास में यह झरना स्थित है। दूसरा जो बामनिया कुंड है, इसका नाम बामनिया क्यों पड़ा है? तो स्थानीय लोग कहते हैं, स्थानीय लोगों ने इसे बावन कुंड को अपभ्रंशित करके क्या बना दिया है? बामनिया बना दिया है। इसका पूर्ण नाम क्या हुआ करता था? बावन कुंड, क्योंकि यहाँ पर इस झरने के द्वारा 52 कुंडों का निर्माण होता है। ठीक है, किसके द्वारा? इस झरने के द्वारा होता है। तो इसी के कारण अपभ्रंशित होकर स्थानीय लोगों ने इसका नाम परिवर्तित के कर क्या बना दिया है? बामनिया कुंड झरना बना दिया। यह भी कहाँ है? तो इंदौर जिले में ही है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे अन्य झरनों की बात करें तो अगला जो झरना है हमारा महत्वपूर्ण झरना वो है भैरव कुंड। ठीक है, यह भी कहाँ पड़ता है? इंदौर जिले में पड़ता है। तो और आप चित्र में देख रहे होंगे यह जो झरना है ये कौन सा है? भैरव कुंड झरना। आगे बात करें तो एक और प्रसिद्ध झरना है इंदौर में, वो है हत्यारी खो। कौन सा झरना? हत्यारी खो। अब इसका नाम हत्यारी खो क्यों पड़ा है? तो जब पुराने शासक, प्रशासक और स्थानीय जमींदार हुआ करते थे, वे अपने विरुद्ध या अपने दुश्मनों की हत्या करके उनकी लाशें कहाँ फेंक दिया करते थे? इस झरने और इस खाई में फेंक दिया करते थे। इसीलिए इस झरने का नाम क्या पड़ चुका है? हत्यारी खो पड़ चुका है, और यह भी एक बरसाती झरना है। ठीक है, आगे बात करेंगे अगला जो झरना है वह है कजलीगढ़ का झरना। कौन सा? कजलीगढ़ का झरना। और ये इस झरने का नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि इस यह जो झरना है यह स्थित है कजलीगढ़ के किले के पास। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे शिलापट, इसमें साफ इंगित किया हुआ है कि यह किला कौन सा है? कजलीगढ़ का किला। यह भी इंदौर जिले के अंतर्गत आता है। और इसी किले के समीप स्थित एक झरना प्राकृतिक सौंदर्यता को अपने साथ समेटे हुए, इसी झरने का नाम इस किले पर रखा गया है कजलीगढ़ का झरना। आगे बात करेंगे तो इंदौर में एक और प्रसिद्ध झरना आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है चिड़िया भड़क। तो काफी प्रसिद्ध झरना है। यहाँ पर चिड़िया आकर क्या हो जाती हैं? भड़क जाती हैं, क्योंकि शीतल पानी की धारा जो है उन्हें मजबूर कर देती है फड़फड़ाने को। तो इसीलिए इसका झरने का नाम क्या पड़ा हुआ है? चिड़िया भड़क झरना। यह भी कहाँ है? इंदौर जिले का प्रमुख झरना है। देखिए इंदौर जिले में काफी प्राकृतिक सौंदर्य स्थल है जो हमारे पिकनिक प्लेसेस या स्पॉट के रूप में काफी प्रसिद्धि हासिल कर चुके हैं। यह सारे झरने हमें इसलिए पढ़ना आवश्यक है क्योंकि हमारी जो एग्जाम का लेवल में कई बार बता चुका हूँ इतना बढ़ चुका है कि प्रश्न कहीं से किसी भी प्रकार के बन सकते हैं। और मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से कोई भी एक प्रश्न आपका छूटे जिससे आपको एक नंबर का नुकसान झेलना पड़े। तो मेरा यही प्रयत्न होगा कि आपको एक एक नंबर में आपको दिलाऊं, ताकि आप निश्चित तौर पर आने वाली जो कांस्टेबल की एग्जाम में उसमें अपना पद सुनिश्चित कर सकें। चलिए तो आगे और झरने हम देखेंगे। अगला जो झरना है वो है झाड़ीदाह। कौन सा झरना? झाड़ीदाह। और यह भी इंदौर जिले में ही है, झाड़ीदाह झरना। हालांकि यह किस नदी के द्वारा बनता है? यह बनता है चंबल नदी के द्वारा। तो झाड़ीदाह झरना इंदौर जिले में है और किस नदी के द्वारा बनता है? चंबल नदी के द्वारा। और ये
जो प्रश्न है वो एक बार एसआई में पूछा जा चुका है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि झाड़ीधार झरना इंदौर जिले के अंतर्गत आता है। किस नदी पर बनता है? तो नदी यहाँ पर महत्वपूर्ण है, चंबल नदी पर बनता है। बात करेंगे झाड़ीधार जलप्रपात की, तो झाड़ीधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है और यह चंबल नदी पर बनता है। अगला जो जलप्रपात है उसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। तो अगला जो जलप्रपात होगा धुआंधार जलप्रपात, इसकी चर्चा तो हमने नर्मदा नदी में भी की थी और आज भी करेंगे। तो धुआंधार जो जलप्रपात है किस जिले के अंतर्गत आता है? जबलपुर जिले के अंतर्गत आता है। और यह किस नदी पर बनता है? तो बनता है नर्मदा नदी पर। कहाँ पर नर्मदा नदी पर? तो भेड़ाघाट, जबलपुर में एक प्रसिद्ध स्थल है भेड़ाघाट, जो अपनी संगमरमर की चट्टानों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। ना सिर्फ संगमरमर की चट्टानें, बल्कि वहां पर पहाड़ी जो इलाका है, नर्मदा के दोनों ओर एक पहाड़ी है, उन पहाड़ी पूरी की पूरी पहाड़ी किससे निर्मित है? संगमरमर की चट्टानों से निर्मित है। इस झरने की ऊंचाई की बात करें तो 30 मीटर इसकी ऊंचाई है। निश्चिंत रहिए, अगली स्लाइड में मैं आपको इस झरने के दर्शन भी करा दूंगा। अभी हम इसके तथ्यों को देख लेते हैं। तो यह जो झरना है वो 30 मीटर ऊंचा है। किस जिले में? जबलपुर में। और जबलपुर के पास ही स्थित है कौन सा? भेड़ाघाट। भेड़ाघाट का नाम भेड़ा कैसे पड़ा है? तो यह भृगु ऋषि की तपोभूमि हुआ करता था, तो उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम क्या पड़ चुका था? भेड़ाघाट। भृगु ऋषि ने भृगु संहिता की रचना करी थी, जो ज्योतिर्विज्ञान के लिए जानी जाती। किसके लिए? ज्योतिर्विज्ञान के लिए। बात करें तो यह मार्बल रॉक्स मतलब चट्टानों के बीच में एक वर्ल्ड फेमस दृश्य बनाता है। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात। जब इन चट्टानों, संगमरमर की चट्टानों के बीच में जब जल निकलता है तो वो जो सफेद रंग है वो इसकी छटा को क्या बना देता है? धुएं के रूप में छा जाता है, इसीलिए इसका नाम धुआंधार जलप्रपात पड़ा है। तो यह है धुआंधार जलप्रपात। जब इस प्रकार से चट्टानों में यह जल तीव्रता से आकर गिरता है और गिरने के बाद छोटी छोटी वाष्पों के रूप में चारों ओर फैल जाता है। इसके लिए यहाँ पर जो दर्शक होते हैं उन्हें एक धुएं का एहसास होता है, इसीलिए इस झरने का नाम क्या पड़ गया है? धुआंधार जलप्रपात। आगे बात करेंगे, अगला है भेड़ाघाट। तो आपको मैंने बताया था भेड़ाघाट किस जिले में है? जबलपुर जिले में है। और संगमरमर की चट्टानों के बीच से आपको दिख रहा होगा ये नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। अब यह जो सीन है ये आपने एक मूवी में भी देखा होगा, या फिर कई सारे सीरियल जो बने हैं, जैसे महाभारत जो सीरियल बना है उसमें भी आपको यहाँ पर जो राजा हुआ करते थे उनका यहाँ पर एक नाव में सवार होकर वो भ्रमण करते हैं, उनका एक दृश्य आपने देखा होगा। इसके अलावा आपने जो एक मूवी है मोहनजोदाड़ो, उस मूवी में भी यहाँ का दृश्य देखा होगा। ऋतिक रोशन जो है मगरमच्छ से जहाँ युद्ध करते, वह स्थान जो फिल्माया गया है वो भेड़ाघाट से ही फिल्माया गया है। तो ये अत्यंत लोकप्रिय स्थान है और कई फिल्मों में यहाँ से शूटिंग की जाती है। आगे बात करेंगे तो आगे जो महत्वपूर्ण जलप्रपात है वह है रनेह जलप्रपात। ठीक है। क्यों है महत्वपूर्ण? क्योंकि इसे कहा जाता है भारत का मिनी नियाग्रा। क्या कहा जाता है? भारत का मिनी नियाग्रा कहा जाता है इस रनेह जलप्रपात को। और यह जो रनेह जलप्रपात है यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश के एक और प्रसिद्ध स्थल खजुराहो के नजदीक। ठीक है। खजुराहो किस जिले में आता है? तो यह आता है छतरपुर जिले में। किसमें? छतरपुर जिले में। इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि खजुराहो तो वैसे भी हमारे यहाँ से ऐसा स्थल है जो पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 1986 में। इसीलिए खजुराहो तो वैसे भी प्राकृतिक प्रेमियों और जो ऐतिहासिक तीर्थ स्थलों की जो दर्शन करने के जो विख्यात स्थान के रूप में जाना जाता है वो हमारा खजुराहो है। और खजुराहो में है प्राकृतिक सौंदर्य जलप्रपात जिसका नाम है रनह जलप्रपात। अब इसका नाम रनह क्यों पड़ा है? तो इसके पीछे कहानी है कि जो वहाँ के स्थानीय राजा हुआ करते थे रनह प्रताप सिंह, उन्हीं के नाम पर इस जलप्रपात को क्या कहा जाने लगा है? रनह जलप्रपात। इसके अलावा हम बात करेंगे तो यह जलप्रपात किन नदियों पर स्थित है? तो यह नदी है हमारी केन नदी। और दूसरी नदी कौन सी है? खुडार नदी। तो दो नदियों के बीच स्थित है यह जलप्रपात, दो नदियों के संगम पर स्थित है यह जलप्रपात, केन नदी और खुडार नदी। तो आप देख रहे होंगे ये एक नदी है और एक दूसरी नदी है, दोनों नदियों के संगम पर इस जलप्रपात का निर्माण होता है जिसका नाम है केन और खुडार नदी। आगे हम बात करेंगे यह जलप्रपात
हॉल हॉलीडे अवार्ड 2017-18 के लिए चुना गया था। तो 2017-18 की बात है जब इस जलप्रपात को हॉलीडे अवार्ड से नवाजा गया था। तो ये याद रखना 2017-18 को किस जलप्रपात को हॉलीडे अवार्ड प्राप्त हुआ था। तो वह कौन सा है? रनहे जलप्रपात। किस जिले में? फिर से बता दूं, छतरपुर जिले में। किसमें है? छतरपुर जिले में है। साथ ही साथ छतरपुर के किस स्थान पर है? तो खजुराहो में है। कहाँ पर है? खजुराहो में। खजुराहो में फरवरी मंथ में खजुराहो नृत्य समारोह आयोजित किया जाता है, जो वर्ल्ड फेमस नृत्य समारोह है। खजुराहो अपने मंदिरों के लिए भी जाना जाता है, ठीक है, जिनका निर्माण किसने करवाया था? चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। 9वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य कराया गया है और ये विशेष शैली के लिए जाने जाते हैं ये मंदिर, ठीक है। आगे बात करेंगे। अगला जो हमारा जलप्रपात है उसका नाम है पांडव जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? पांडव जलप्रपात। और यह किस जिले में आता है? तो पांडव जलप्रपात जो है पन्ना जिले के अंतर्गत स्थित है। किस जिले के अंतर्गत? पन्ना जिले के अंतर्गत। पांडव जो जलप्रपात है वो बताया जाता है कि जो गदाधारी भीम थे, भीम ने अपने गदा से इस जलप्रपात का क्या किया है? निर्माण किया है, इसीलिए इसे पांडव जलप्रपात कहा गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करेंगे तो जो ये पांडव जलप्रपात है, ठीक है, तो इसका नाम, इसको याद रखना काफी आसान है क्योंकि प से होता है पांडव और प से ही होता है पन्ना। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि पांडव जलप्रपात कहाँ पर है? पन्ना जिले में। किसके द्वारा निर्मित किया गया है? गदाधारी भीम के द्वारा निर्मित किया गया है, ठीक है। आगे बात करेंगे। पांडव जलप्रपात जो है इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये कितना ऊंचा है? लगभग 30 मीटर ऊंचा है, या फीट में बात करें तो 98 फीट ऊंचा है यह जलप्रपात। और पांडव जलप्रपात किस जिले में है? तो बता चुका हूँ, पन्ना जिले में है। और ये किस नदी पर है? तो केन की जो सहायक नदी है औदा। कौन सी नदी है? केन की सहायक नदी औदा, उस पर निर्मित है यह जलप्रपात। तो केन की सहायक नदी औदा पर है। यहाँ पर आपको यह दिख रहे होंगे, यही है गदाधारी भीम, जिन्होंने अपनी गदा से इस जलप्रपात का किया है निर्माण। यह है पांडव जलप्रपात। ये पन्ना नेशनल पार्क के पास स्थित है, या बात करें पन्ना नेशनल पार्क में ही स्थित है यह पांडव जलप्रपात। और किस नदी पर है? तो औदा नदी पर है। फिर से बता दूं मैं आपको, नदी का नाम औदा नदी। आगे बात करेंगे, जो अगला हमारा जलप्रपात है वह है बहुटी जलप्रपात। और यह काफी फेमस जलप्रपात है। क्यों? क्योंकि हाल ही में इसे घोषित किया गया है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन बन चुका है? वह है बहुटी जलप्रपात। और यह किस नदी पर है? तो नदी का नाम है सेलर नदी। मोस्ट आईएमपी जलप्रपात पे है ये। इसको जरूर याद रखना, काफी डेटा चेंज हुए हैं। जो पुराने छात्र होंगे उन्होंने पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चचाई जलप्रपात। लेकिन अब यह तथ्य बदल चुका है क्योंकि इसकी ऊंचाई है लगभग 130 मीटर। कितना ऊंचा है ये? 130 मीटर ऊंचा है। कौन सा? चचाई जलप्रपात। लेकिन यह जो जलप्रपात है जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं, ये कौन सा जलप्रपात है? यह जलप्रपात है हमारा बहुटी जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई कितनी हो चुकी है? इसकी ऊंचाई है बहुटी जलप्रपात की 198 मीटर। कितनी? 198 मीटर। इसी के साथ यह है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात। किस नदी पर है? सेलर नदी पर। अब सेलर नदी जो है बीहड़ की सहायक नदी है, ठीक। और बीहड़ जो है वो किसकी सहायक नदी है? तमसा या टॉन्स नदी की सहायक नदी है। अब टॉन्स किसकी सहायक नदी है? तो टॉन्स है गंगा की प्रमुख सहायक नदी। याद रखना, दक्षिण तट से मिलने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है टॉन्स नदी। टॉन्स नदी जो है सिरसा नामक स्थान पर गंगा से मिलती। कहाँ पर? सिरसा नामक स्थान पर। अब ये सिरसा कहाँ है? तो यह प्रयागराज, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है सिरसा, जहां पर यह टॉन्स नदी जाकर गंगा में अपना जल गिरा देती है। तो ये सारी तथ्यों को याद करते हुए चलना है। यह चचई जलप्रपात के पास है। बहुटी जलप्रपात कहाँ पर है? तो चचई जलप्रपात के पास है। जिले का नाम मैं आपको बता देता हूँ, जिले का नाम है रीवा जिला। ये फोटो है किसकी? ये फोटो है हमारे चचई जलप्रपात की। 130 मीटर ऊंचा है चचई जलप्रपात। इसी के पास में आपको बहुटी जलप्रपात मिलेगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 198 मीटर, या फीट में बात करें तो 650 फीट। अगला जो जलप्रपात है, अगला जो स्थान है वो स्थान है पंचमढ़ी। क्योंकि पंचमढ़ी में है बहुत सारे जलप्रपात। पंचमढ़ी जो है जाना जाता है काफी सारे बरसाती जलप्रपातों के लिए। किसके लिए? बरसाती जलप्रपातों के लिए, ठीक। रीवा में भी काफी सारे जलप्रपात है, जैसे अभी हमने चर्चा करी थी बहुटी जलप्रपात जो सेलन नदी पर है। रीवा में दूसरा जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है? रीवा का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है
चचाई जलप्रपात जिसकी ऊंचाई कितनी है, 130 मीटर ऊंचा है चचाई जलप्रपात। और यह जो चचाई जलप्रपात है, यह किस नदी पर है, बीहड़ नदी पर बना हुआ है। यह भी किस जिले के अंतर्गत आता है, तो रीवा जिले के अंतर्गत आता है हमारा चचाई जलप्रपात। तो ये महत्वपूर्ण जलप्रपात है, रीवा में काफी सारे जलप्रपात आपको देखने को मिलेंगे, इसकी चर्चा हम आगे करते रहेंगे। अगला जो है हमारा पंचमढ़ी। पंचमढ़ी में कैसे जलप्रपात है, तो ये है पंचमढ़ी में जो जलप्रपात है अधिकतर बरसाती जलप्रपात है, क्योंकि पंचमढ़ी जाना जाता है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। तो मध्य प्रदेश का अगर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है लगभग 220 सेंटीमीटर के आसपास, या कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा 199 सेंटीमीटर के आसपास जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है, पंचमढ़ी और इनकी वादियों में होती है। इसीलिए अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर बरसात के समय में कई सारे जलप्रपातों का निर्माण होता है, जिन्हें हम बरसाती जलप्रपात कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं बरसाती जलप्रपात जो पंचमढ़ी या होशंगाबाद जिले में स्थित है। सबसे पहले बात करेंगे पंचमढ़ी को क्या कहा जाता है, तो पंचमढ़ी को कहा जाता है क्वीन ऑफ सतपुड़ा या फिर सतपुड़ा की रानी। तो सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है पंचमढ़ी को। ठीक। पंचमढ़ी किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये आता है होशंगाबाद जिले के अंतर्गत। किस, होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है ये हमारा पंचमढ़ी। इसके अलावा हम बात करेंगे, तो इसके अलावा जो है पंचमढ़ी में कौन कौन से जलप्रपात है, तो सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं पंचमढ़ी के जलप्रपातों की। एक है डचेस जलप्रपात, दूसरा है अप्सरा जलप्रपात, एवन पुल जलप्रपात, रजत जलप्रपात जिसे सबसे बड़ा जलप्रपात भी माना गया है, इसे बिग फॉल भी कहा जाता है क्योंकि रजत जलप्रपात जो है वो है सबसे बड़ा जलप्रपात। इसके अलावा बी फॉल जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है किसका, पंचमढ़ी का। तो पंचमढ़ी का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, हमारा बी फॉल है। इन सबकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं यह दृश्य, यह है हमारा धूपगढ़ चोटी जो है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर। कितनी ऊंचाई पर है ये, 1350 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, याद रखना 1350 मीटर ऊंचाई पर कौन है, धूपगढ़ चोटी है। यह किन पर्वत उपश्रेणियों का भाग है, तो यह है महादेव पर्वत उपश्रेणियों का भाग। किस पर्वत श्रेणी का भाग है, तो पर्वत श्रेणी का नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये है हमारा होशंगाबाद जिला, जिसके अंतर्गत आती है यह पंचमढ़ी जो है सतपुड़ा की रानी। आगे बात करेंगे हम एक एक जलप्रपातों की। तो सबसे पहले ही जलप्रपात देखते हैं हम रजत फॉल्स या रजत प्रताप। यह जो जलप्रपात है यह किसके नाम से जाना जाता है, तो सिल्वर फॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, सिल्वर फॉल, और हिंदी में क्या कहेंगे, रजत प्र, प्रपात या रजत जलप्रपात। आगे बात करेंगे यह जो है सबसे बड़ा जलप्रपात है, कैसा है, सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसके अलावा देखेंगे इसकी ऊंचाई की, तो 107 फीट से 107 फीट हाइट से यह जलप्रपात बनता है, निर्मित होता है। इसकी जो चमक है वो चांदी के समान होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया है, रजत जलप्रपात पड़ गया है। यहाँ पर जो पानी की बूंदें वो इस प्रकार से गिरती हैं कि वे चमचमाती हैं किसकी तरह, चांदी की तरह, इसीलिए इसे रजत जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। कहाँ स्थित है, पंचमढ़ी। तो ये सारे जलप्रपात जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वे सभी कहाँ पर है, अधिकतर पंचमढ़ी में स्थित है। आगे बात करेंगे अगला जो जलप्रपात है पंचमढ़ी का वो कौन सा है, बी फॉल। बी फॉल जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है पंचमढ़ी का। तो पंचमढ़ी का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, बी फॉल है। बात करेंगे बी फॉल भारत के मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में पंचमढ़ी हिल स्टेशन में स्थित है। यह एक बहुत खूबसूरत जलप्रपात है। इस झरने को जमुना जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता था। एक और नाम हमें देखने को मिलता है बी फॉल का, जमुना जलप्रपात। तो इसका एक और अन्य नाम क्या है, मोस्ट एमपी हो सकता है, ये पूछा जा सकता है कि जमुना जलप्रपात निम्नलिखित में से किसे कहते हैं, तो यह कहा जाता है बी फॉल को। किसे कहा जाता है, बी फॉल को। इसका पानी पहाड़ी से 35 मीटर की गहराई में गिरता है। कहाँ से, पहाड़ी से गिरता है और 35 मीटर की गहराई तक गिरता है, इसीलिए याद रखना बी फॉल जो है पंचमढ़ी का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगली जो बात करेंगे, अगला जो जलप्रपात है वो है पांचाली कुंड। ठीक है, तो अगला जो जलप्रपात है पांचाली कुंड, यह भी कहाँ पर स्थित है, यह भी स्थित है हमारे पंचमढ़ी में। यहाँ पर कहा जाता है कि जो पांचाली हुआ करती थी वो पांडवों के साथ जब उन्हें अज्ञातवास का जो दंड दिया गया था उस दौरान
जब वे होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी नामक क्षेत्र में आए थे, तब जब उन्होंने अपना अज्ञातवास यहाँ पर काट रहे थे, तब जो पांचाली है पांडवों की पत्नी थी, वे अपने स्नान कार्य के लिए कहाँ आती थी? इसी कुंड में आती थी। और इस कुंड का निर्माण किसने कराया है? गदाधारी भीम ने अपनी गदा के द्वारा कराया है। तो याद रखना, इस पांचाली कुंड कहाँ पर स्थित है? पंचमढ़ी में। और किसके लिए जाना जाता है? यह पांडव और उनके विशेष स्थान के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर उन्होंने काफी समय गुजारा था। आगे हम बात करेंगे, अगला जो जलप्रपात है यह है अप्सरा जलप्रपात। ऊंचाई की बात करें तो काफी छोटा जलप्रपात है, लेकिन लगभग 30 फीट का, मीटर नहीं 30 फीट का यह क्या है? जलप्रपात है। ऊंचाई कम है, फिर भी इसकी जो गहराई है वो काफी है, जिसके लिए यहाँ पर गोताखोरी जैसा काम आसानी से किया जा सकता है। और जो गोताखोरी करना पसंद करते हैं वही लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। यह भी कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी में स्थित है। और ये सारे झरने जो है वे कैसे हैं? बरसाती झरने हैं। फिर से मैं बता दूं, ये सारे झरने कैसे हैं? बरसाती झरने हैं। तो अगर आपको इन झरनों का जो मजा है या लुत्फ है वो लेना है, तो आपको कब आना पड़ेगा? यहाँ पर बारिश के मौसम में आना पड़ेगा। आप हो जाए नवंबर दिसंबर या पहुंच जाए गर्मी में, तब आपको ये झरने नहीं देखने को मिलेंगे। ये बरसाती झरने हैं, तो ज्यादातर आपको बरसात में ही देखने को मिलते हैं। आगे बात करें, अगला जो महत्वपूर्ण झरना है वो है डचेस फॉल। डचेस फॉल किस लिए जाना जाता है? तो डचेस फॉल जो जाना जाता है, इसको जो खोजा गया था वो अंग्रेज ने खोजा था, जिनका नाम क्या है? तो डचेस फॉल खोजने वाले जो अंग्रेज थे, उनका नाम है विलियम जॉन डचेस। किसके नाम पर है ये? विलियम जॉन डचेस, जिन्होंने इसे पहले खोजा था। इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसे क्या कहा जाने लगा है? डचेस फॉल कहा जाने लगा है। आगे बात करेंगे, अगला जो है वो है एसी फॉल। एसी फॉल क्यों कहा जाता है? तो ये काफी चौड़ा झरना है। ठीक है, चौड़ा है तो क्या होता है, जब भी यहाँ पर हवा चलती है तो हवा इन पतली पतली बूंदों या छोटी छोटी बूंदों को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। और जब भी यहाँ पर जो भी प्राकृतिक प्रेमी आते हैं या फिर विजिटर्स आते हैं, तब उनको इस हवा का झोंका जो लगता है काफी तीव्र और ठंडा लगता है, जिससे लोगों को लगता है कि ये झरना कैसा है? ऐसी झरना है। इसीलिए इसे ऐसी फॉल नाम दिया गया है। यह भी कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी में स्थित है। अगली बात करेंगे तो अगला जो झरना महत्वपूर्ण झरना है वह है क्योटी झरना। कौन सा झरना है? क्योटी झरना। ठीक, क्योटी जो झरना है यह भी कहाँ स्थित है? रीवा जिले के अंतर्गत आता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण झरना है, क्योंकि रीवा में जितने झरने हैं अधिकतर की ऊंचाई क्या है? अधिक है। यह किस नदी पर बनता है? तो यह बनता है महान नदी पर। किस नदी पर बनता है? महान नदी पर बनता है। और यह भारत का 24वां ऊंचा झरना है। जो क्योटी झरना है, रीवा जिले के अंतर्गत है। और यह भारत का 24वां ऊंचा झरने के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुका है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 98 मीटर ऊंचा है ये क्योटी झरना। कितना? 98 मीटर। फीट में बात करें तो लगभग 322 फीट ऊंचा है। जिला कौन सा है? रीवा है। किस नदी पर है? तो ये महान नदी पर बनता है। महान नदी जो है वह टॉन्स की सहायक नदी है। टॉन्स या तमसा कहो या टॉन्स कहो, बात एक ही है। तो टॉन्स की सहायक नदी है महान, जिस पर यह झरना बनता है। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण है। क्योटी झरना कहाँ है? रीवा जिले के अंतर्गत आता है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जितने भी महत्वपूर्ण बड़े या ऊंचे झरने हैं वो सब झरने आपको कहाँ मिलेंगे? रीवा मिलेंगे। चाहे आप क्योटी ले लीजिए, बहुटी ले लीजिए, या फिर आप चचई जलप्रपात ले लीजिए, सारे के सारे झरने। इसके अलावा पियावन झरना, ये सारे महत्वपूर्ण झरने आपको कहाँ मिलते हैं? रीवा जिले में मिलते हैं। अगला जो झरना है वो है हमारा पावा झरना। कौन सा झरना? पावा झरना। पावा झरना जो है वो कहाँ पाया जाता है? वो है शिवपुरी जिले में। कहाँ पर? शिवपुरी जिला। शिवपुरी की एक महत्वपूर्ण तहसील है पोहरी, उस क्षेत्र में आपको यह पावा झरना दिखाई देता है। यह जो झरना है ये पावा नदी पर निर्मित है। किस नदी पर? पावा नदी पर निर्मित है। और यहाँ पर प्रसिद्ध शिव मंदिर स्थित है। भगवान शिव के लिए डेडिकेटेड एक शिव मंदिर स्थित है, इसी झरने के पास में स्थित है। तो ये पावा झरना शिवपुरी का एक महत्वपूर्ण झरना और एक ये पिकनिक स्पॉट के रूप में भी जाना जाता है। अगला झरने की बात करें तो अगला जो झरना है हमारा वह है सुल्तानगढ़ का झरना। यह भी कहाँ पड़ता है? तो यह भी शिवपुरी जिले में पड़ता है। शिवपुरी से लगभग 50 किलोमीटर, शिवपुरी शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है यह सुल्तानगढ़ का
जलप्रपात यह सुल्तानगढ़ किले के पास स्थित है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सुल्तानगढ़ जलप्रपात। यह एक प्रसिद्ध और मनमोहक पर्यटन स्थल के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुका है। सुल्तानगढ़ जो जलप्रपात है, ये चट्टानी इलाकों के बीच में स्थित है, एक प्राकृतिक झरना है। कैसा है, प्राकृतिक झरना है। और किस नदी पर बना हुआ है, तो ये पार्वती नदी पर बना हो, तो महत्वपूर्ण हो जाता है। सुल्तानगढ़ जलप्रपात किस नदी के द्वारा बनता है, पार्वती नदी के द्वारा बनता है। याद रखना, पार्वती नदी का जो उद्गम होता है कहाँ से होता है, तो आस्टा सीहोर से होता है। कहाँ से होता है, आस्टा सीहोर से। तो सीहोर की एक तहसील है आस्टा, जहाँ से इस झरने की को बनाने वाली जो नदी है पार्वती, उसका उद्गम होता है। तो पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सीहोर की आस्टा तहसील से होता है। तो ये जरूर याद करते हुए चलना है हमें। अगली जो बात करेंगे, अगला जो झरना है हमारा वो कौन सा है, भूरा खो। कौन सा झरना है, भूरा खो। और यह जो झरना है यह भी शिवपुरी जिले में स्थित है। कहाँ पर है, शिवपुरी जिले में स्थित है भूरा खो। शिवपुरी शहर से बात करें तो 10 किलोमीटर दूर है, और यह भी एक प्राकृतिक झरना है। भूरा खो की ऊंचाई की बात करें तो 25 फीट है, और यह एक आकर्षक झरना है। यह इसके लिए जो पानी आता है वो किसी नदी से ना आकर माधव सागर झील से आता है। तो शिवपुरी की बहुत बड़ी झील है माधव सागर झील, वहां से इसको जल प्राप्त होता है, जिससे यह एक मनोरम दृश्य निर्माण करता है। कहाँ पर, शिवपुरी जिले में। बुरा खो पर भगवान शिव का एक प्राचीन प्रतिमा भी देखने को मिलती है, जो हम आपको अगली स्लाइड में दिखाते हैं। यह है वो भगवान शिव की प्राचीन प्रतिमा, जो बिल्कुल बीचों बीच स्थित है इन झरनों के। किसके, भूरा खो जो झरना है इसके बिल्कुल बीचों बीच स्थित है भगवान शिव की अत्यंत प्राचीन प्रतिमा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो शिवपुरी जिला को देखें, तो यह है मध्य प्रदेश के मैप में शिवपुरी जिला। इसे मध्य प्रदेश की चिकन नेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चिकन नेक कहा जाता है। किसकी, मध्य प्रदेश की। आप देखिए बिल्कुल मध्य प्रदेश की गर्दन बनाता है शिवपुरी जिला। और मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन राजधानी के रूप में भी कौन विख्यात है, शिवपुरी। ठीक है। और इसके अलावा सिंधिया जो राजघराना हुआ करता था, उसकी शीतकालीन राजधानी कौन सी होती थी, उसकी ग्रीष्मकालीन सॉरी राजधानी कौन सी होती थी, या पर्यटन राजधानी कौन सी थी, शिवपुरी। तो काफी सारे तथ्य जुड़े हुए हैं किससे, शिवपुरी जिले से। अगली जो बात करेंगे, अगली बात आ जाती है भदैया कुंड, और ये काफी रोमांचक कुंड है। भदैया कुंड, भदैया जलप्रपात काफी प्रसिद्ध है। बात करेंगे यह भी कहाँ स्थित है, शिवपुरी जिले में स्थित है। भदैया कुंड एक प्राकृतिक झरने के साथ एक सुंदर क्षेत्र के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुका है। आगे बात करेंगे तो जो भदैया कुंड का पानी है, ये अपनी चिकित्सकीय शक्तियों के लिए ख्याति प्राप्त किया हुआ है। किसके लिए, चिकित्सकीय शक्तियों के लिए। इसकी जो चिकित्सकीय शक्ति है, इसी से प्रसन्न होकर, इसके पानी के जो खास गुण है उससे ही प्रभावित होकर 1995 1915 सॉरी 1915 में माधवराव सिंधिया द्वारा क्या किया गया था, माधवराव सिंधिया जो प्रथम थे सिंधिया राजघराने के, उन्होंने क्या करा था, यहाँ पर एक सोडा वाटर फैक्ट्री स्थापित कर दी थी। कौन सी, सोडा वाटर फैक्ट्री। क्योंकि यह जो पानी है अपनी चिकित्सकीय शक्तियों के लिए ख्याति प्राप्त किए हुए था, इससे विभिन्न प्रकार के रोगों को कम किया जा सकता था। इसीलिए माधवराव सिंधिया ने क्या करा, यहाँ पर एक सोडा वाटर फैक्ट्री का स्थापना कर दी। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर एक शिवाजी का मंदिर भी, शिव जी का मंदिर भी स्थित है। तो यह एक प्रमुख आस्था के केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। आसपास के काफी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं किसके, भगवान के दर्शन के लिए। तो यह है वो भगवान शिव का मंदिर, जिसके ऊपर से यह झरना इस प्रकार से बहता है। अब वो बात जिसके लिए भदैया कुंड काफी प्रसिद्धि हासिल कर चुका है, यह मिलाता है बिछड़े हुए प्रेमियों को। तो अगर कोई बिछड़ा हुआ प्रेमी है जो अपने प्रेम में असफल हुआ है, या किसी कारणवश उनकी प्रेम कहानी अभी भी अधूरी है, तो ऐसे लोग, ऐसे कपल कहाँ जाकर डुबकी लगा सकते हैं, उन्हें डुबकी लगाना चाहिए भदैया कुंड में। अगर वे ऐसा करते हैं तो हो सकता है उनकी जो अधूरी प्रेम कहानी है वो क्या हो सकेगी, पूर्ण हो सकेगी। तो कृपया कर जो व्यक्ति अपनी अधूरी प्रेम कहानी को पूरा करना चाहता है, तो उसे कहाँ डुबकी लगाना चाहिए, एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए, भदैया कुंड। और ये भदैया कुंड कहाँ स्थित है, शिवपुरी जिले में। तो ये अपनी अधूरी प्रेम कहानी के बिछड़े हुए प्रेमियों को मिलाने वाला स्थान के रूप में भी ख्याति प्राप्त कर चुका है। तो जिसको भी ऐसा लगता है कि उसके जीवन में उसका प्रेम पुनः आ जाए, तो वो क्या करना चाहिए, उसे इस भदैया कुंड में जाकर एक बार जरूर डुबकी लगा लेनी चाहिए। ठीक है। आगे बात करेंगे, अगला जो हमारा जलप्रपात है वह है टुंडा बरखा झरना। कौन सा,
टुंडा बरखा झरना, यह भी कहाँ स्थित है? शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है। यह जो झरना है एक डकैत के नाम पर पड़ा है। यह जो नाम पड़ा है टुंडा बरखा, यह एक डकैत हुआ करता था टुंडा बरखा, जिसके नाम पर ये यहाँ के जो झरना है इसका नाम पड़ा है। ठीक है। यह झरना जो है पहाड़ से गिरता है और अपने दूधिया पानी के लिए जाना जाता है। देखेंगे आप, ये झरना पहाड़ से गिर रहा है, उसका जो पानी है वह कैसा है? दूधिया कलर का दिखाई दे रहा है। बात करेंगे शिवपुरी जिले के मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर टुंडा बरखा नामक एक बरसाती झरना है। मतलब ये किसी नदी द्वारा ना बनाकर बरसात में जो जल एकत्रित हो जाता है उसके द्वारा बनाया जाता है। पहाड़ियों पर इकट्ठा होने वाला बरसात का पानी लगभग 20 फीट ऊंचाई से गिरता है। जंगल में स्थित इस मनोहारी नजारे को देखने के लिए साल भर सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं। आगे बात करेंगे तो अगला जो जलप्रपात है वो कौन सा है? पूर्वा जलप्रपात। कौन सा? पूर्वा जलप्रपात। और यह भी कहाँ स्थित है? रीवा जिले में। ठीक। तो रीवा जिले में एक और प्रसिद्ध जलप्रपात बनता है जिसका नाम है पूर्वा जलप्रपात। तो आप देखेंगे यहाँ पर है पूर्वा जलप्रपात, जो किस नदी पर है? तो यह टॉन्स नदी पर स्थित है। टॉन्स जो है गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। किसकी? गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। तो टॉन्स काफी महत्वपूर्ण नदी है मध्य प्रदेश में। सबसे लंबी गंगा की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? सोन। और दूसरे नंबर पे बात करें तो टॉन्स लगभग 320 किलोमीटर लंबी नदी है ये। और प्रयागराज उत्तर प्रदेश के सिरसा नामक स्थान पर यह जाकर गंगा में मिल जाती है। जब ये टॉन्स नदी आगे बढ़ रही होती है तो इसमें एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम क्या है? यहाँ से एक नदी आकर मिल रही है, इसका नाम है बीहड़ नदी। बीहड़ नदी भी एक जलप्रपात का निर्माण करती है जिसका नाम है चचई जलप्रपात। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 130 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो यह भी महत्वपूर्ण झरना है। इसके अलावा पूर्वा जलप्रपात की ऊंचाई की बात करें तो लगभग 70 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। फीट में बात करेंगे तो 230 फीट का यह जलप्रपात है। तो नाम क्या है इसका? पूर्वा फॉल्स है। पूर्वा जलप्रपात किस नदी पर बनता है? टॉन्स नदी पर बनता है और मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। अगली बात करेंगे तो अगला जो जलप्रपात है हमारा चचई जलप्रपात। ये चचई जलप्रपात भी किस नदी पर बनता है? रीवा नदी पर, सॉरी रीवा जिले में बनता है। नदी का नाम कौन सा है? बीहड़ नदी। किस नदी पर बनता है? बीहड़ नदी पर बनता है। यह जो चचई जलप्रपात है इसकी ऊंचाई की बात करें तो 130 मीटर ऊंचा है। और यह सीधा गिरता है, कहीं भी बीच में चट्टानों पर इस प्रकार से स्टेप में नहीं गिरकर सीधा गिरता है। इसीलिए यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बना हुआ था। लेकिन दोस्तों 2015-16 की बात करें तब से बहुटी जलप्रपात को मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाने लगा है। तब से चचई जलप्रपात क्या हो गया है? मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हो गया है। ऊंचाई की बात करें तो मीटर में 130 मीटर, फीट में बात करेंगे तो 430 फीट है। 2015-16 के बाद मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना कौन सा हो गया है? बहुटी हो गया है। चचाई जलप्रपात की बात करें तो रीवा जिले में स्थित है। नदी का नाम क्या है? बीहड़ नदी। अब बीहड़ किसकी सहायक नदी है? तो बीहड़ है टॉन्स की सहायक नदी। ठीक है। आगे बात करेंगे अगला जो जलप्रपात बनता है वह जलप्रपात का नाम है जूना घाटा। कौन सा घाटा? जूना घाटा जलप्रपात। जूना घाटा जो जलप्रपात है ये कहाँ बनता है? तो पन्ना जिले में बनता है। बहुत महत्वपूर्ण है। जूना घाटा जलप्रपात कहाँ निर्मित होता है? पन्ना जिले में निर्मित होता है। ठीक है। हाइट की बात करें तो इसकी हाइट भी काफी है, 91 मीटर। 91 मीटर ऊंचा है यह हमारा जूना घाट जलप्रपात जो पन्ना जिले में बनता है। बात करें तो यह है भारत का 36वां हाईएस्ट वाटरफॉल। कौन से नंबर का? भारत का 36वां ऊंचा जलप्रपात है जूना घाटा जलप्रपात, जो कहाँ बनता है? पन्ना जिले में बनता है। पन्ना किसके लिए जाना जाता है? तो पन्ना जाना जाता है एक तो अपने टाइगर रिजर्व, दूसरा पन्ना जाना जाता है हीरे की खदानों के लिए। तो विश्व प्रसिद्ध हीरे की खदान आपको कहाँ मिलती है? पन्ना जिले में मिलती है। खदान का नाम क्या है? मझगवा। कौन सी? मझगवा खदान है जहाँ हीरों की प्राप्ति होती है। बात करेंगे किस नदी पर बनता है जूना घाटा जलप्रपात? तो केन नदी पर बनता है। विशेष रूप से याद रखना केन नदी, क्योंकि केन नदी पर ही स्थित है हमारा पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है। आगे बात करेंगे अगला जो महत्वपूर्ण झरना है हमारा वह है कपिल धारा। कपिल धारा झरना जो है अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित है। अमरकंटक किस जिले के अंतर्गत आता है? तो यह है अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता। और किस नदी पर बनता है ये कपिल धारा? तो ये बनता है नर्मदा नदी पे। कौन सी नदी? नर्मदा नदी पर। तो इसकी चर्चा हमने नर्मदा के सेक्शन में भी की थी, जब हम नर्मदा नदी के बारे में पढ़ रहे थे तब भी हमने इसके बारे में जाना था। अगली बात करेंगे तो अगला जो झरना है हमारा धनोरा झरना। कौन सा? धनोरा झरना। और धनोरा जो झरना है उसे लिहा
लीलाही, लीलाही झरना भी कहते हैं। कौन सा? लीलाही। एक बार लिख लेते हैं, लीलाही, लीलाही झरना। ठीक है, इसका एक और नाम क्या मिलता है? धनोरा, और दूसरा लीलाही झरना। यह जो है वो किस नदी पर है? तो कान्हन नदी पे। कौन सी? कान्हन, कान्हन नदी पर स्थित है ये लीलाही झरना। बात करेंगे, अब ये जो कान्हन नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? ये वेन गंगा की सहायक नदी है, याद रखना। वेन गंगा को दाहिने तट से आकर मिलती है कौन सी नदी? कान्हन नदी। और कान्हन नदी पर यह प्रसिद्ध झरना बनता है जिसका नाम है धनोरा वाटरफॉल। ठीक। और बात करें तो ये जो कान्हन नदी या वेनगंगा नदी या ये झरना है जो धनोरा झरना है, ये कहाँ पर स्थित है? तो सबसे पहले बात करेंगे, इसके पास में जो घाट है उस घाट का नाम है, कौन सा घाट है? ये नारायण घाट। कहाँ पर है ये नारायण घाट? तो यह है छिंदवाड़ा जिले में। कहाँ पर है? छिंदवाड़ा जिले में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, 15,886 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन सा? छिंदवाड़ा जिला। यहीं पर बनता है, किस नदी पर? यहीं पर बनता है कानन नदी पर यह जलप्रपात, प्रसिद्ध जलप्रपात जिसका नाम है धनोरा जलप्रपात या लीलाही जलप्रपात। ठीक। यह किसकी सहायक नदी है? तो यह है वेनगंगा की सहायक नदी। और वेनगंगा नदी का उद्गम की बात करें तो वेनगंगा नदी का उद्गम होता है सिवनी से। सिवनी के परासवाड़ा नामक एक स्थान है, पठार है, जहां से वेनगंगा नदी का उद्गम होता है और ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। आगे जाके वर्धा के साथ संगम होता है। संगम के पश्चात इस नदी का नाम बदलकर हो जाता है प्राणहिता। और प्राणहिता जो है वो गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है। तो ये सारे तथ्य किससे हैं? वेनगंगा से। वेनगंगा की सहायक नदी कौन सी है? वेनगंगा की सहायक नदी है कानन। और कानन पर ही बनता है जलप्रपात जिसका नाम है धनोरा जलप्रपात। डिस्ट्रिक्ट या जिले की बात करेंगे तो जिला हमारा है छिंदवाड़ा, जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। ठीक। आगे बात करेंगे तो दूसरा जो महत्वपूर्ण झरना बनता है वो है भालकुंड झरना, जिसकी चर्चा हमने बीना नदी पर भी की थी। बीना नदी जो बीना नामक स्थान है वहां पर प्रवाहित होती है। यह कहाँ पड़ता है? तो सागर जिले के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है? ये सागर जिले के अंतर्गत आता है। आगे बात करेंगे तो एरण, मध्य प्रदेश के सागर जिले के पास स्थित, मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। एरण वही स्थान है जहां से हमें किसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे? तो यहाँ से एरण से जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो सती प्रथा के। तो पहला सती प्रथा का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? एरण से ही प्राप्त हुआ है। और एरण कहाँ स्थित है? तो सागर जिले में स्थित है। किस नदी के तट पर है? तो बीना नदी के तट पर स्थित है यह एरण। इसके अलावा यहाँ पर गुप्तकालीन कई अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, साथ ही साथ विष्णु के मंदिर भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर? गुप्तकालीन मंदिर कहाँ पर? बीना नदी के तट पर एरण नामक स्थान पर। आगे बात करेंगे तो इस अभिलेख की खोज किसने की थी? कनिंघम ने की थी। अंग्रेज पुरातत्ववेद था कौन? कनिंघम, जिसने इसकी खोज की थी। बात करेंगे सती प्रथा के पहले अभिलेख भी आपको कहाँ से प्राप्त होते हैं? एरण से ही प्राप्त होते हैं। ये सब चीजें कहाँ पर है? बीना नदी के तट पर। और बीना नदी ही बनाती है कौन सा जलप्रपात? भालकुंड जलप्रपात। इसको राहतगढ़ जलप्रपात भी कहते हैं, तो ये जरूर याद रखना, राहतगढ़ जलप्रपात। और यह राहतगढ़ में ही स्थित है। एक राहतगढ़ नामक कस्बा है, वहीं पर स्थित है यह राहतगढ़ जलप्रपात या भालकुंड जलप्रपात। और यह किस जिले के अंतर्गत आता है? तो जिले का नाम है सागर। और सागर जो है वह भी काफी प्रसिद्ध है क्योंकि यहीं पर स्थित है JNPA, जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी। अगर आपका चयन SI और DSP पद के लिए होता है तो आपकी प्रारंभिक जो ट्रेनिंग होती है वो कहाँ होती है? JNPA में ही होती है, जो कहाँ पर है? सागर जिले में ही है। और सागर जिले की जो बीना नदी है वहीं बनता है राहतगढ़ या भालकुंड जलप्रपात। अगली बात करेंगे तो अगला है सनकुआ जलप्रपात। यह प्रश्न भी एक बार आ चुका है, सनकुआ जलप्रपात। तो सनकुआ जलप्रपात जो है वह सिंध नदी पर बनता है। नदी का नाम क्या है? सिंध नदी पर बनता है यह सनकुआ जलप्रपात। और कहाँ पर है? भिंड जिले में। कहाँ पर स्थित है? भिंड जिले में। ये भिंड और दतिया के मध्य है। कहाँ पर है? भिंड और दतिया, क्योंकि दतिया से निकल जाती है सिंध नदी। तो भिंड और दतिया के मध्य स्थित है यह जलप्रपात जिसका नाम क्या है? सनकुआ जलप्रपात। पूछा जा सकता है, काफी अच्छा प्रश्न है, तो जरूर याद रखें। ठीक है। सिंध नदी के उद्गम की बात करेंगे तो उद्गम होता है सिरोंज तहसील से। सिरोंज तहसील कहाँ स्थित है? विदिशा जिले में। ठीक। वहीं पर स्थित है हमारा किसका उद्गम? सिंध नदी का उद्गम। इसी सिंध नदी पर आगे जाकर भिंड और दतिया के मध्य एक जलप्रपात का निर्माण होता है। इस जलप्रपात का नाम है सनकुआ जलप्रपात।
अगली बात करेंगे तो अगला जो हमारा जलप्रपात है उसका नाम है भदवाना जलप्रपात। क्या नाम है? भदवाना जलप्रपात। देखिए ऊंचाई, कितना ऊंचा जलप्रपात है ना। तो हंसी की बात नहीं है, यह छोटा जलप्रपात है लेकिन काफी फेमस है। किसके लिए? भदवाना जलप्रपात जो है ग्वालियर और उसके आसपास के क्षेत्र वालों के लिए प्रसिद्ध है। भदवाना जो है ग्वालियर के उटीला नामक जो स्थान या कस्बा है वहां पर स्थित है और ये अपने शिव मंदिरों के लिए जाना जाता है। ठीक। यह भी एक बरसाती झरना और बरसात में ही आपको देखने को मिलेगा, बाकी टाइम तो आप इसको खोजते रह जाएंगे, दिखाई भी नहीं देगा आपको। अगली बात करेंगे तो अगले जो महत्वपूर्ण झरने हैं वे सब हैं नर्मदा नदी पर बने हुए। कहाँ पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। तो नर्मदा नदी पर खरगोन जिले के बड़वाह नामक स्थान पर एक जलप्रपात बनता है, जिस जलप्रपात का नाम क्या है? मंदार जलप्रपात। चित्र में आप ये देख रहे होंगे, यही जलप्रपात कौन सा है? मंदार जलप्रपात। किस नदी पर बनता है? तो यह बनता है नर्मदा नदी पर। जिले का नाम खरगोन, स्थान का नाम क्या है? बड़वाह। ठीक। यह जलप्रपात जो है नर्मदा तथा तवा के संगम पर स्थित है। कहाँ पर? नर्मदा तथा तवा के संगम पर। देख छोटी तवा, यहाँ तवा कौन सी है? तो छोटी तवा, क्योंकि तवा नदी जो है आपको पता ही होगा, वो तो होशंगाबाद में उसका संगम नर्मदा से हो जाता है ना। तो वो तो होशंगाबाद के बाहर आती ही नहीं है। हम बात किसकी कर रहे हैं? खरगोन की। तो ये छोटी तवा से जाकर मिल जाती है नर्मदा नदी। तो यहीं पर बनाती है एक जलप्रपात जिसका नाम है मंदार जलप्रपात, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 12 मीटर क्या है? ऊंचा है। अगली बात करेंगे तो अगला जो जलप्रपात है वह भी खरगोन जिले में ही है, लेकिन बनता है महेश्वर पर। और महेश्वर का निर्माण या राजधानी के रूप में महेश्वर को विकसित किसने किया था? तो महारानी अहिल्याबाई होलकर ने। और यह जो अहिल्याबाई होलकर थी ये होलकर वंश की शासिका हुआ करती थी। तो इन्होंने ही महेश्वर को, महेश्वर के किले का और महेश्वर में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे बात करेंगे तो यह जो जलप्रपात है जो खरगोन के महेश्वर में स्थित है इसे कहा जाता है सहस्त्र धारा जलप्रपात। क्या कहा जाता है? सहस्त्र धारा जलप्रपात। यह भी नर्मदा नदी द्वारा बनाया जाता है। अब इसे सहस्त्र धारा क्यों कहा गया है? सहस्त्र का मतलब होता है हजारों। क्या मतलब होता है? हजारों। तो जहां पर नर्मदा नदी हजारों धाराओं में प्रवाहित होती है उसे ही तो कहा जाता है सहस्त्र धारा जलप्रपात। और ये कहाँ होता है? महेश्वर खरगोन जिले में होता है ये सब। आगे बात करेंगे, अगला जो जलप्रपात है वह है हरदा जिले में स्थित हांडिया नामक स्थान पर नर्मदा नदी एक जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है दर्दी जलप्रपात। कौन सा? दर्दी। जब आपके घाव हरे होते हैं तो आपको क्या होता है? दर्द होता है, इसीलिए दर्दी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? हरदा जिले में स्थित है। यह भी लगभग 12 मीटर ऊंचाई से गिरता है। ये रहा दर्दी जलप्रपात, देख रहे होंगे आप। अगली बात करेंगे तो सहस्त्र धारा बता चुका हूँ, सैकड़ों हजारों धाराओं में बहता है, महेश्वर में स्थित है, जिले का नाम क्या है? खरगोन। ठीक। गांव भी पूछ ले अगर एग्जाम का लेवल और अंदर चला जाता है तो आपको गांव भी मैं बता देता हूँ, राजपुर गांव में स्थित है ये। ठीक। अगली बात करें, नदी बता चुका हूँ, नर्मदा नदी पर बनता है। इसे गंधक झरना भी कहते हैं। कौन सा झरना? गंधक झरना। मतलब सल्फर वाला गंधक जो है उसे सल्फर वाला गंधक झरना भी कहते हैं। यह त्वचा की बीमारियों की चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध है। तो सहस्त्र धारा जो झरना है वो त्वचा संबंधी बीमारियों की चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध है, काफी ख्याति हासिल कर चुका है। कई लोग अपने त्वचा रोगों से पीड़ित जो लोग होते हैं वे यहाँ आकर इसके जल का सेवन करना पसंद करते हैं। इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 8 मीटर ये क्या है? ऊंचा है। अगली बात करेंगे तो अगला जो हमारा झरना है वह है मांची वाटरफॉल। कौन सा? मांची। और ये मांची नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि इस स्थान का नाम ही क्या है? मांची गांव। इसीलिए मांची गांव में स्थित होने के कारण इस झरने का नाम भी क्या पड़ गया है? मांची झरना। और यह मांची झरना कहाँ पड़ता है? तो टीकमगढ़ जिले के जात्रा नामक कस्बे में। कहाँ पर? टीकमगढ़ जिले के जातारा नामक जो कस्बा है उसके नजदीक पड़ता है यह मांची वाटरफॉल। अगली बात करेंगे तो अगला है हमारा झरना केदारनाथ। तो ये केदारनाथ उत्तराखंड वाला नहीं, ये मध्य प्रदेश वाला केदारनाथ। और ये पड़ता है कौन से जिले में? तो ये पड़ता है गुना जिले में। ठीक है। तो गुना जिले में जो केदारनाथ धाम है ये प्रसिद्ध और बड़ा मेले का भी आयोजन करता है। कहाँ पर? गुना जिले के प्रसिद्ध और बड़े मेले का आयोजन होता है केदारनाथ धाम में। एक गुना का एक और महत्वपूर्ण मेला है, चूंकि मेले की बात निकली है तो मैं आपको बता दूं, गुना का जो प्रसिद्ध मेला है उसका नाम है तेजा जी का मेला। कहाँ पर है? गुना में आयोजित होता है तेजा जी का मेला। इसके अलावा एक मेला और हमने देख लिया जिसका नाम क्या है? केदारनाथ धाम का मेला।
ठीक, यहीं पर एक झरने का निर्माण होता है। इस झरने को क्या कहा जाता है? केदारनाथ धाम कहा जाता है। यह भी एक बरसाती झरना है। अब बात निकली है गुना की, तो गुना का फुल फॉर्म भी मैं आपको बता दूं। जैसे मऊ का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था, MHOW, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, वैसे ही गुना का भी एक फुल फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म है ग्वालियर यूनाइटेड नेशंस आर्मी। क्या नाम है? फिर से सुन लेना, ग्वालियर यूनाइटेड नेशंस आर्मी, यह है गुना का फुल फॉर्म। क्योंकि ग्वालियर की जो सिंधिया राजघराना था, वहां की आर्मी का जो हेडक्वार्टर की बात करें या फिर आर्मी का जो प्रशिक्षण स्थल है वो क्या हुआ करता था? गुना, उसी का शॉर्ट फॉर्म है गुना। फुल फॉर्म क्या है? ग्वालियर यूनाइटेड नेशंस आर्मी। अगली बात करें तो मंदार जलप्रपात, वैसे तो हमने देख लिया था। मंदार जो जलप्रपात है महेश्वर सॉरी खरगोन जिले का, कहाँ पर? खरगोन जिले के बड़वा नामक स्थान पर पड़ता है मंदार जलप्रपात। कहाँ पर पड़ता है? बड़वा नामक। ऊंचाई कितनी देखी थी? 12 मीटर। किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। ये सारी चीजें हम पिछले वाले स्लाइड में देख चुके हैं। तो मंदार जलप्रपात कहाँ पर है? खंडवा जिले में, सॉरी, मंदार जलप्रपात कहाँ पर है? मंदार जलप्रपात की बात करें तो मंदार जलप्रपात देखा था हमने बड़वा में, खरगोन जिले में। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेंगे। मंदार जलप्रपात कहाँ है? खरगोन जिले में। और कहाँ पर स्थित है? बड़वा नामक स्थान पर, नर्मदा नदी पर। ठीक। अगली बात करें तो दर्दी जलप्रपात हमने देख लिया था। हांडिया एक खंडवा आपको कहीं कहीं मिल जाएगा कई किताबों में, तो खंडवा को आप गलत कर देना। खंडवा और हरदा के मध्य स्थित है ये। कौन से स्थान पर? हंडिया। हंडिया आपको अगर मैप में भी देखेंगे, मध्य प्रदेश के सरकारी मैप में भी आके देखेंगे, तो हंडिया आपको कहाँ मिलेगा? हरदा। तो किसी प्रकार से कंफ्यूज मत होना, ये हंडिया में स्थित है। और हंडिया कहाँ पर है? हरदा जिले में। ठीक है, तो दर्दी जलप्रपात के बारे में अगर प्रश्न आता है तो निश्चिंत होकर आप लगा सकते हैं कि दर्दी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? हांडिया में। और हंडिया स्थित है हरदा जिले में। ठीक। अगली बात करें तो अगला जो हमारा जलप्रपात है वो महत्वपूर्ण जलप्रपात कौन सा है? तुमनी वाटरफॉल। कौन सा है? तुमनी वाटरफॉल। और यह जो तुमनी वाटरफॉल है ये कहाँ पर है? उमरिया में। किस जिले के अंतर्गत आता है तुमनी वाटरफॉल? उमरिया जिले के अंतर्गत आता है। और यह बिजोरा नामक जो स्थान है, उमरिया में बिजोरा नामक स्थान है, वहां पर स्थित है तुमनी जलप्रपात। तो नाम से याद रखना, तुमनी जलप्रपात कहाँ पर है? बिजोरिया नामक स्थान पर। और बिजोरिया कहाँ है? उमरिया जिला। ठीक। अगली बात करें तो अगला जो जलप्रपात है वो है कुकड़ी खापा। कौन सा जलप्रपात? कुकड़ी खापा जलप्रपात। और यह किस जिले के अंतर्गत आता है? छिंदवाड़ा जिला। तो छिंदवाड़ा जिला एक और प्रसिद्ध स्थान के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर स्थित है मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थान, जिसका नाम है पातालकोट। क्या नाम है? पातालकोट। यह भी कहाँ स्थित है? छिंदवाड़ा जिले में। यहीं पर पाई जाती है मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजाति। कौन सी जनजाति? अति पिछड़ी जनजाति, जिसे हम कहते हैं भारिया। क्या कहा जाता है? भारिया। तो भारिया जो जनजाति है, मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजाति है, यह कहाँ पाई जाती है? पातालकोट में। और पातालकोट कहाँ है? मध्य प्रदेश के सबसे बड़े जिले छिंदवाड़ा में स्थित है। छिंदवाड़ा हालांकि अपने अदरक के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। तो कभी भी आपको छींक आए तो आप कैसी चाय पियोगे? छींक। तो छींक आने पर आप कैसी चाय पियोगे? अदरक वाली चाय पियोगे। इसीलिए याद रखना, अदरक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? छिंदवाड़ा में होता है। अगली बात करेंगे तो अगला जो हमारा जलप्रपात है वह है घोघरा वाटरफॉल। कौन सा? घोघरा जलप्रपात। और दूसरा है सौसर जलप्रपात। तो घोघरा हो या सौसर हो, ये दोनों ही जलप्रपात कहाँ मिलते हैं? हमें छिंदवाड़ा जिले में प्राप्त होते हैं। अगली बात करें तो अगला जो महत्वपूर्ण और ब्यूटीफुल प्लेस है वो है मुक्तागिरी। कौन सा? मुक्तागिरी। मुक्तागिरी जो है अपने जैन मंदिरों के लिए जाना जाता है। जैसे दतिया जाना जाता है लगभग 77 जैन मंदिरों के लिए, तो 77 जैन मंदिरों के साथ जो दतिया है वो उसे कहा जाता है लघु वृंदावन। मध्य प्रदेश का लघु वृंदावन या भारत का लघु वृंदावन किसे कहा जाता है? दतिया को। क्यों? क्योंकि वहां पर है 77 जैन मंदिर, और एक ही गांव में पहाड़ी के ऊपर स्थित है वो 77 सफेद रंग के जैन मंदिर, और काफी सुंदर दृश्य बनाते हैं। वो स्थित है दतिया में। दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पर मुक्तागिरी, यह स्थित है बैतूल जिले में। और बैतूल जिले के यह जो मुक्तागिरी है पहाड़ी पर स्थित मंदिरों का समूह है। यहीं पर पहाड़ियों से क्या गिरता है? एक झरना, जो प्राकृतिक सौंदर्य को अपने साथ लिए हुए
इसीलिए काफी सुंदर स्थान है ये, जैन धर्म का काफी प्रसिद्ध स्थान है। और ये किस जिले के अंतर्गत आता है? बैतूल जिला। बैतूल जिले के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैतूल जिला जाना जाता है अपने घड़ियों के उत्पादन के लिए, और यहाँ पर बनाई जाती है एचएमटी की घड़ियां। कौन सी? एचएमटी। एचएमटी का फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स। तो याद रखेंगे, एचएमटी का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान मशीन टूल्स। इसके अलावा बैतूल में एयरफोर्स का एक स्टेशन भी स्थित है, तो यहाँ पर यह भी चीजें आपको याद करते हुए चलना है। बैतूल अगर आपको देखना हो तो मानचित्र में आपको बैतूल दिखा देता हूँ। ये मध्य प्रदेश के दक्षिण में आपको दिखाई दे रहा होगा, छिंदवाड़ा के नजदीक यह है बैतूल जिला। अगली बात करेंगे तो अगला जो हमारा, यहीं पर हमारा जो झरनों से संबंधित जो टॉपिक था यहीं समाप्त हो जाता है। आगे हम देखेंगे अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश की मिट्टियां। तो हमसे जुड़े रहिए, इसी तरह से हमें अपना प्यार दिखाते रहिए, और हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बेल आइकॉन को दबा दीजिए जिससे आपको हमारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिलते रहे। तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको अगर मध्य प्रदेश की संपूर्ण जानकारी लेना है तो आपको और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और सारी चीजें आपको सुविधाजनक आसानी से सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट समझाई जाएगी, क्योंकि आपको पढ़ा रहे हैं ऐसी फैकल्टी जो खुद इन एग्जामों को अपीयर होते हैं, सफल होते हैं, सफलता का जो मंत्र है वो आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।